History Coleridge as a critic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, ये आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम कॉलरिज एज अ क्रिटिक को डिस्कस करेंगे। आप लोग कॉलरिज सिर्फ एक पोइट जानते हो, मतलब कि एक पोइट है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सिर्फ एक पोइट नहीं है, बल्कि ये जो है हमारे पास एक फिलोसफर भी है और एक क्रिटिक भी है। ठीक है, सो अब इसको हम डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, कॉलेज के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो वो 1771 में पैदा हुआ एंड 1834 में फिर उसका डेथ हुआ। मज़ीद अगर मैं उसके बारे में आपको बता दूं तो 1795 में वो वर्जत के साथ मिला, जिन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वो एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, एक कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स जो है, बैलेट्स जो है, उन्होंने प्रोड्यूस की, दैट विद द नेम ऑफ लिरिकल बैलेट। दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अच्छा बेटा, याद रखिएगा, अगर आप लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हो या आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कमीशन एग्ज़ाम में, आप चाहे वो KPPSC हो, PPSC हो, SPC हो, PPSC हो, SPC हो, कोई भी कमीशन एग्ज़ाम के लिए अगर आप लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हो, वन पेपर एग्ज़ाम के लिए या इंटरव्यू के लिए, सो दिस लेक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है बेटा, ये सारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम डिस्कस करते हैं और वन पेपर एग्ज़ाम के MCQs भी बहुत सारे आपको क्लियर होंगे। ठीक है बेटा, सो याद रखिएगा, दे प्रोड्यूस्ड अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ बैलेट्स, अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग with the name of lyrical ballad। ठीक है, अगर मैं आपको मज़ीद बता दूं, सो lyrical ballad was published in 1798 और वहाँ पर टोटल पोएम्स वे 23 पोएम्स। ठीक है, इन 23 पोएम्स में से 4 पोएम्स जो है वो कॉलरिज के थे, जबकि 19 पोएम्स जो थे वो वर्सत के थे। ठीक है, अगर हम पॉइंट नंबर 1 को देखें तो यहाँ से हम उसको बाकायदा तौर पे शुरू डिस्कस हम करेंगे। याद रखिएगा, कॉलरिज, पहला नंबर पॉइंट को अगर आप देखें तो कॉलरिज वाज बोर्न इन 1771 एंड डाइड इन 1834। ही कंट्रीब्यूटेड इन द लिरिकल बैलेट विद हिज 4 पोएम्स, ऑलरेडी हमने डिस्कस की, एंड वी कैन नॉट फॉरगेट क्रिस्टबल। क्रिस्टबल देखिए मैंने जो हाईलाइट की है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कॉलेज के बारे में बात करते हैं तो आप क्रिस्टबल को, यू कैन नॉट फॉरगेट, क्रिस्टबल को आप बिल्कुल ही फॉरगेट नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखिएगा कि उसकी और भी बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है, लेकिन मैं कंसिडर करता हूँ कि क्रिस्टबल इज़ द मोस्ट फेमस इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट। ही वॉज अ पोइट फर्स्ट, पहले एक पोइट था, देन ही वॉज अ क्रिटिक, वो एक क्रिटिक था, एंड देन हिज फिलोसफी का मतलब ये है वो एक फिलोसफर भी था। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद 1 पॉइंट ऑफ वो आपके वन पेपर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ जो है वो उसके जो है वो मतलब आपके इंटरव्यू के लिए भी, कि उन्होंने फिलॉसफी कहाँ से लाया। ठीक है, हाउ वी कैन कॉल हिम एज अ फिलोसफर, आर फ्रॉम वेयर डिड हिज फिलॉसफी कम फ्रॉम। तो अभी यहाँ पर वी नो दैट ही विजिटेड एंड लिव इन जर्मनी। आप लोगों को पता है कि आफ्टर 1815 देयर ही लिव्ड इन जर्मनी, वो विजिट किया था और जर्मनी में फिर रहा भी। ही मेट विद 2 ब्रदर्स, वहाँ पर वो 2 भाइयों के साथ मिला था इन जर्मनी। उसका नाम क्या था? केंटन हीगल, एंड देयर ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। वहाँ पर उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की। वहाँ पर एक मूवमेंट वो शुरू कर रहे थे, जैसे कि मूवमेंट, रोमांटिक मूवमेंट इंग्लैंड के अंदर है, सेम रोमांटिक मूवमेंट व्हाइल इट वाज टेकिंग प्लेस इन जर्मनी, सो ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। ठीक है, and he exchanged his ideas with them on poetry and criticism, and then he came back to England। उन्होंने जो है अपना आइडियाज़ एक्सचेंज की इसके बारे में, और फिर जो है वो वापस इंग्लैंड आ गया। ही प्रोड्यूस समथिंग न्यू, एंड दैट इज़ दैट ही प्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन फिलोसफी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब वो जर्मनी से वापस आया, सो ही प्रोड्यूस व्हाट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही प्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन फिलोसफी। वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट वाज दैट। A series of lectures on philosophy, and these lectures are called lectures on the principles of poetry, where he really focused poetry। वहाँ पर ये आप लोगों ने याद रखना है। आपको मैं ज़रा वो गैप बनाता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं वन पेपर एग्जाम में। नंबर 1, कहाँ से कॉलेज ने फिलॉसफी लाया था,
ज़रा प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। या अगर आपके पास पेज नहीं है और अगर आपके पास बॉल पॉइंट नहीं है और आप मेरे लेक्चर सुन रहे हो, सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। आप वैसे अपने टाइम को ज़ाया कर रहे हैं। अभी आप फ़ौरन जाए और पेज उठाए। शाबाश, अच्छा शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी अरेंज कर ले, पेज को अरेंज कर ले और बॉल पॉइंट को। अब देखें, मैं आपको ज़रा एमसीक्यूज़ का गेम में आपको बनाता हूँ। नंबर 1, कॉलरिच कहाँ विजिट किया था? जर्मनी विजिट किया था। अच्छा, जर्मनी से वो क्या चीज़ लाया? फिलॉसफी ले आया। ठीक है, जर्मनी में किस से मिला था? टू ब्रदर से। टू ब्रदर का क्या नाम था? केंट एंड हीगल। जर्मनी से वापस आया, सो याद रखिएगा, ही प्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स। ही प्रोड्यूस व्हाट? ही प्रोड्यूस अ लिटरेरी वर्क, ही प्रोड्यूस अ न्यू पोएटिक वर्क, नो, ही प्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स। ठीक है, ऑन व्हाट? ऑन नेचर, क्योंकि वो हमारे पे ऑन सुपर नेचुरलिज्म, no, it was neither on nature nor on supernaturalism, rather it was on literature and philosophy. And what we call to these lectures को हम क्या कहते हैं? उसका क्या नाम है? lectures on the principles of poetry. अच्छा, इंटरव्यू क्वेश्चन है कि lectures on the principles of poetry किसका प्रोडक्शन है? ये कॉलेज का है। कब प्रोड्यूस की? जब वो जर्मनी से वापस आया। यहाँ पर उन्होंने किस चीज़ को फोकस की? देखे, देयर ही फोकस पोइट्री, एस्थेटिक्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आई होप कि मैं आपको नहीं कंफ्यूज कर रहा और आपको समझ आ रहे। दीज लेक्चर्स वर हाईली इन्फ्लुएंशियल इन द शेपिंग ऑफ द रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट इन इंग्लैंड। ठीक है, अभी अगर मैं आपको बता दूं तो हमारे पास जो 1798 था, सो इट वॉज वेरी यंग एज फॉर रोमांटिसिज्म, क्योंकि अभी तो इट वॉज अ काइंड ऑफ इमेच्योर एज ऑफ रोमांटिसिज्म, क्योंकि अभी तो उन्होंने आगाज की। जब वो प्रॉपरली जर्मनी से वापस आया, देन ही प्रोड्यूस फिलॉसफी अबाउट रोमांटिसिज्म। अच्छा, यहाँ देखिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते। इफ यू वांट टू नो द क्रिटिसिज्म, सो यहाँ पर देयर वाज, अब क्रिटिसिज्म का हमारे पास क्या मतलब है? सो देयर वॉज क्लासिकल। अगर हम देख ले, सो रोमांटिक एज से पहले हमारे पास क्लासिकल्स थे। और ये बेटा, ये बात आप लोग क्लियर कर ले कि एवरी एज इज द रिएक्शन ऑफ इस प्रीवियस एज। जब एक एज वजूद लेता है तो वो प्रीवियस एज के रिएक्शन में होते हैं। मैं आपको ज़रा क्लियर करता हूँ। रोमांटिक एज से पहले हमारे यहाँ था न्यू क्लासिकल एज। अब न्यू क्लासिकल एज जो है, दे प्रोड्यूस अ रिस्ट्रिक्टेड लिटरेचर। कैसा रिस्ट्रिक्टेड लिटरेचर? देखिए, लैंग्वेज स्पेसिफिक था, पोएट स्पेसिफिक थे, थीम स्पेसिफिक थे, और जिनके लिए पोएट्री प्रोड्यूस होती थी दैट वाज स्पेसिफिक। देखिए, सो पोएट्री वाज नॉट फॉर कॉमन लैंग्वेज, पोएट्री वाज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ अ लेमैन, ऑफ अ कॉमन मैन, पोएट्री वाज नॉट फॉर अ कॉमन पीपल। ठीक है, अब हमारे पास जो है, देखिए, उन्होंने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस की कि नहीं, आपने हीरोइक कपलेट के अंदर पोएट्री को वो लिखना होगा। मैं न्यू क्लासिकल का बात कर रहा हूँ। दूसरा, आपने जो है किंग एंड क्वीन के लिए जो है आपने वो ग्रेट थीम आपने उठाना होगा, आप 51 को नहीं उठा सकते। तीसरा, पोएटिक लैंग्वेज को आपने कुछ कॉमन लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। अब उसके रिएक्शन में जो है हमारे यहाँ रोमांटिक आ गया। ठीक है ना। अब रोमांटिसिज्म जो है वो वर्जत जो है वो पोइट्री को किस तरह डिफाइन करते हैं? द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब ये है कि अभी तक वो उसके लिए उन्होंने एक बंद रखा था। ठीक है ना, जो फीलिंग और इमेजिनेशन आते थे वहां रुकते थे, फीलिंग एंड इमेजिनेशन आते थे वहां रुकते थे। अब एट द एंड ये हुआ कि न्यू क्लासिकल के जब फीलिंग, लोगों के फीलिंग एंड इमेजिनेशन जब बहुत ज्यादा जमा हो गए तो वो ओवरफ्लो हो गए। और वो किस तरह? वो आप जो है एक फीलिंग और इमोशन का इजहार जो है आप कर सकते हैं रोमांटिक एज के अंदर। सो रोमांटिक एज वाज एक्चुअली द रिएक्शंस ऑफ न्यू क्लासिकल एज। ठीक है, सो ये काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म है, क्योंकि वर्dsworth कहते हैं कि नहीं, आपने जो है वो कॉमन लोगों के लिए लिखना, आपने कॉमन थीम उठाना होगा, आपने कॉमन लैंग्वेज उठाना होगा। ठीक है, और आपने एक कॉमन बंदे ने प्रोड्यूस। सो वर्dsworth फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस डेमोक्रेसी इन लिटरेचर। ठीक है, सो यहाँ आप देखें, इफ यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर वो लिखा गया है कि if you want to know criticism, there were classical literature of Greek and Roman, and then the literature of New Classical, which followed Greek and Roman, Dryden, Pope। हाँ, याद रखिएगा, जब आप न्यू क्लासिकल के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा 3 names are very very important। ठीक है,
हमारे पास कौन है, ड्राइडन, पोप इन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ड्राइडन जो है ही वॉज एट द वेरी डॉन ऑफ रोमांटिसिज्म, सॉरी न्यू क्लासिकल एज, ठीक है। जबकि पोप जो था, पोप वॉज एट द वेरी क्लाइमेक्स ऑफ न्यू क्लासिकल लिटरेचर। जबकि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के टाइम पे जो है वो क्रैक्स अपीयर शुरू होने लगे, जो हमारे यहाँ न्यू क्लासिकल का जो एडिफस था, ठीक है। बोथ वर्ड्सवर्थ इन कॉलरिज रिजेक्टेड देयर पोएटिक डिक्शन। अब वो आपको जरा वो बताते हैं कि हाउ कॉलरिज वॉज अ क्रिटिक। दे रिजेक्टेड वर्ड्सवर्थ इन कॉलेज, दे रिजेक्टेड देयर पोएटिक डिक्शन, saying that if your words and dictions are beyond the understanding of a common people, so who are you writing for? लिटरेचर इज लाइफ। आप जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने सोसाइटी का अक्कासी करना है और आपने लोगों ही के लिए प्रोड्यूस करना होगा। अगर आप एक ऐसे लैंग्वेज प्रोड्यूस में आप अपना लिटरेरी वर्क जो है वो प्रोड्यूस कर रहे, दैट इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, तो किस तरह ये हमें समझ आएगा। एंड हाउ दिस इज अ लिटरेचर। लिटरेचर इज लाइफ, लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। और जो कुछ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, इट मस्ट बी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। सो यहाँ आप देखिए कि वर्ड्सवर्थ वाज आल्सो अ थ्योरिस्ट बट नॉट एज कॉलरिज वाज। सो ही वाज 2 in 1 रादर 3 in 1। कॉलरिज जो है वो 3 in 1 है। देखिए, नंबर 1 वो क्रिटिक था, दूसरा जो है वो फिलोसफर था, तीसरा जो है वो हमारे पास एक पोएट था, ठीक है। रादर 1 in through he was a critic too, सही है। सो वी कैन से दैट कॉलरिज वाज एन ऑब्जेक्टिव क्रिटिक। अब इससे पहले लेक्चर में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि वर्ड्सवर्थ जो है वो हमारे पास एक पोएट क्रिटिक है, वो पोएट के ऊपर क्रिटिसिज्म करता था। लेकिन हमारे पास जो कॉलरिज है, अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्रिटिक ही वाज, सो ही वाज एन ऑब्जेक्टिव क्रिटिक। ऑब्जेक्टिव क्रिटिक का मतलब ये है कि वो एक वर्क को क्रिटिसाइज करता है रादर देन पर्सन, रादर देन पोएट। वो पोएट को नहीं क्रिटिसाइज करता। सो कॉलरिज वाज एन ऑब्जेक्टिव क्रिटिक मीन द पर्सन डज नॉट मैटर फॉर कॉलरिज। पर्सन कॉलेज के लिए मैटर नहीं करता। द थिंग दैट मैटर इज द क्वालिटी एंड हाउ कॉलेज वॉज अ क्रिटिक टू। तो मैंने आपको ये बता दिया। वो फिलोसफर था, कैसा कि उन्होंने जो है वो फिलोसफी केंट एंड हीगल से लाया था और वो प्रोड्यूस किया था इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स, दैट वाज लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पोइट्री। और हाउ ही वॉज अ क्रिटिक, ही वॉज अ क्रिटिक एंड ही वॉज एन ऑब्जेक्टिव क्रिटिक। ये एमसीक्यूज आप लोगों का बन गया। याद रखिएगा कि वर्ड्सवर्थ जो है ही वॉज अ पोएट क्रिटिक, जबकि कॉलरिज जो है वो हमारे पास था ऑब्जेक्टिव क्रिटिक। अच्छा बेटा, सो आज का ये हुआ हमारा लेक्चर 12 मिनट्स का। मैं आपको ज़रा बताता हूँ बेटा, हमारा अभी 2 सेशन चल रहे हैं। एक हमारे पास है जोन ऑफ लिटरेचर का, यानी इंग्लिश लिटरेचर के, जिधर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करते हैं लेक्चरशिप के लिए, और साथ में बास जिन्होंने लेक्चरशिप को क्वालिफाई किए हैं, सो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा एक सेशन शुरू है SST, जो 65% इंग्लिश ग्रामर है उसके लिए। सो बेटा, अगर आप लेक्चरशिप के एस्पिरेंट हो और अब तक अगर आपको नहीं पता, तो आप बेटा आप अभी रब्ता कर लें और आप जो है हमारा रोज़ाना पे हमारे वो जो है ऑनलाइन क्लास होते हैं डेली, ठीक है। और डेली हमारा क्विज भी होती है, ठीक है। मैं आपको अपना मोबाइल नंबर यानी व्हाट्सएप नंबर मैं आपको देता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बिल्कुल इस पर रब्ता कर सकते हैं। 0316199155 आप इस पर रब्ता कर लें। सो बेशक जो है वो आपको हम मौका देंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो इफ़ यू आर a student and if you are worried about your lectureship, if you are worried about your interview, so no worries, आप ये हमारा व्हाट्सएप है, आप इस पे ये रब्ता कर ले तो इंशाल्लाह we will let you join our groups और इंशाल्लाह आप हमारे साथ स्टे करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पे लेक्चर्स अपलोड कर लूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, ऑनलाइन क्लासेस भी है, वैसे भी एकेडमी है। सो बेटा नो वरीज, ठीक है, आप रब्ता कर लें। और अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए, अब देखिए ये जो है हमारे पास लेक्चर 19 है विक्टोरियन एज, और इस तरह जो है ये 3 हिस्ट्रीज़ का ये कम्बिनेशन है, ठीक है। अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए, हमारे पास कंप्लीट नोट्स है। ये तो आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फ़िक्र है, ये देखिए ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 16 यंगर रोमांटिक्स। सो अगर आपको देखिए ये हमारा लाइव टेस्ट है, आप देखिए
ये हमारे पास है लाइव टेस्ट ड्यूरिंग द लेक्चर जो हम कंडक्ट करते हैं, ठीक है। सो अगर आपको वरीड है और अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप रब्ता कर ले। हमारे पास कंप्लीट बैंक है, उस बैंक के अंदर जो है आपके हर एज के ऊपर जो है अलग एमसीक्यूज, हर एज के अंदर जो मेन फिगर है उसके ऊपर एमसीक्यूज और उसका जो मास्टरपीस है उसके ऊपर एमसीक्यूज। सो आपको हर एज के अलग अलग एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। और इस तरह लिंग्विस्टिक के भी। सो इंशाल्लाह हमारा जो बैंक आपको मिलेगा आपके लेक्चरशिप या इंटरव्यू के लिए, हम कभी आपको मायूस नहीं करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। सो दिस वॉज व्हाट आई वॉज जस्ट, मेरा यही सोचा कि मैं आपके साथ ये तमाम मालूमात में शेयर कर लूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पे लेक्चर वो जो है अपलोड कर लूँ, लेकिन आई नो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। और अगर वो टाइम मिला तो मैं ज़रूर ये नोट्स, ये सारी चीज़ें जो है हम अपने लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इट इज़ ग्रुप लिमिटेड। हमने जो ग्रुप पैड ग्रुप बनाए हैं वहाँ तक लिमिटेड होते हैं, हम कुछ शेयर वगैरह नहीं करते। सो बेटा अगर आप जो है इंटरेस्टेड हो तो आप अभी रब्ता कर ले इस पे, और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो भी आप रब्ता कर ले। सो इंशाल्लाह इट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी प्रोडक्टिव सेशन फॉर यू। अल्लाह करे कि कामयाबी आप लोगों का मुकद्दर हो जाए। बेटा आप डटे रहे, आप मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाबी आप लोगों का मुकद्दर होगी। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।